नमस्कार। आप सभी बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे व्याख्यान में हमारी सेकंड पुस्तक सामाजिक मानवशास्त्र एक परिचय की दूसरी इकाई की अवधारणा परिवार को शामिल करेंगे। परिवार को यदि हमें साधारण अर्थों में समझना है तो सबसे पहले हमें यह जान लेना होगा कि सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और सामाजिक व्यवस्था का केंद्र परिवार है, क्योंकि सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना की मूल इकाई परिवार ही होता है। परिवार जो है, इंग्लिश का जो फैमिली शब्द है वह लैटिन भाषा के फैमिलिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ परिवार से है। किंग्सले डेविस परिवार की परिभाषा रखते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति संगोता अर्थात रक्त के संबंध रखते हैं तथा इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। किंग्सले डेविस की जो परिभाषा है वह परिवार की व्यापक परिभाषा है और यह रक्त संबंधों के आधार पर परिवार को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक दूसरे के प्रति रक्त के संबंध रखते हैं तथा इस प्रकार के समूह को हम परिवार कहते हैं। लूसी मेयर ने भी परिवार की परिभाषा बताई है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती हैं। अर्थात लूसी मेयर कहते हैं कि यह एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतान साथ साथ रहते हैं और इसके मूल में दंपति और उनकी संतान रहती हैं। इस प्रकार लूसी मेयर की परिभाषा किंग्सले डेविस की जो परिभाषा है उसका प्रसार करती है। किंग्सले डेविस और लूसी मेयर की परिभाषाओं के आधार पर मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित या निम्न प्रकार से होती हैं। पहला, परिवार एक समूह है जिसके सदस्यों में बंधुत्व पाया जाता है। अर्थात परिवार के सभी सदस्यों में बंधुत्व का भाव, एक दूसरे के प्रति अपनेपन का भाव निहित होता है। साथ ही परिवार एक समूह भी है। दूसरी परिभाषा लेंगे, परिवार में संबंध मान्यता प्राप्त होते हैं। अर्थात परिवार में वैवाहिक, रक्त संबंधी और गोद संबंधी संबंध समाज के द्वारा प्राप्त होते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के संबंध पाए जाते हैं: रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध और गोद संबंध। परिवार में इन तीनों प्रकार के संबंधों को समाज की मान्यता प्राप्त होती है। अर्थात पारिवारिक समूहों के संबंध मान्यता प्राप्त होते हैं। विवाह संबंध परिवार की तीसरी विशेषता। परिवार में होना जरूरी है। यदि बिना विवाह के स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं तो ऐसे संबंध को परिवार नहीं माना जा सकता। अर्थात परिवार की यह तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि परिवार में विवाह संबंध भी निश्चित रूप से पाया जाता है। बिना विवाह संबंध के यदि स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं तो उसे हम परिवार नहीं कहते हैं। इस प्रकार विवाह संबंध परिवार की
तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा है रक्त संबंधी। परिवार में अनेक रक्त संबंधी होते हैं, परंतु इन रक्त संबंधियों का संबंध समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। परिवार की जो चौथी विशेषता है, मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से वह विशेषता कहती है कि परिवार में अनेक रक्त संबंधी होते हैं। ये जो रक्त संबंधी हैं, इनकी मान्यता समाज द्वारा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए पिता पुत्र, माता पुत्र, ये जो संबंध हैं ये रक्त संबंधियों के संबंध हैं और समाज के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। पांचवी विशेषता गोद संबंध। समाज में संतान गोद लेने की व्यवस्था होती है। जब किसी दंपत्ति के कोई संतान नहीं होती तो समाज के रीति रिवाज और नियमों के अनुसार वह गोद लेता है और यह गोद लेने की जो प्रवृत्ति है यह भी परिवार में देखने को मिलती है। इसलिए गोद संबंधी संबंध भी परिवार की आवश्यक विशेषताएं हैं। इस प्रकार परिवार में 3 प्रकार के संबंध, वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध और गोद संबंध, तीनों को ही मान्यता प्राप्त होती है। छठी विशेषता परिवार की संरचना के संदर्भ में है। परिवार की संरचना बंधुत्व संबंधों द्वारा बनती है, अर्थात परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण का, सहयोग का भाव निहित होता है। इस प्रकार ये 6 विशेषताएं परिवार की विशेषताएं हैं। इसके पश्चात अब हम अगली विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जो विशेषताएं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। पहली विशेषता है सार्वभौमिकता, अर्थात परिवार एक ऐसा समूह है, एक ऐसी संस्था है, एक जो विश्व के सभी समाजों में देखने को मिलती है। इसी विशेषता के कारण परिवार सार्वभौमिकता की विशेषता रखता है। विश्व में ऐसा कोई भी मानव समाज नहीं है जहां परिवार की अवधारणा नहीं होती हो, इसलिए परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है। दूसरा है भावनात्मक आधार। रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, गोद संबंधों के आधार पर निर्मित समूह को परिवार कहते हैं और जब इस समूह में बंधुत्व का भाव होता है तो ये भावनात्मक आधार रखता है। यह परिवार की दूसरी विशेषता है। तीसरा है रचनात्मक आधार। परिवार एक रचनात्मक इकाई है। परिवार के सभी सदस्यों को श्रम विभाजन के आधार पर कार्यों का विभाजन होता है, इसलिए परिवार समाज की एक रचनात्मक इकाई है। चौथा सीमित आकार। रक्त संबंध और वैवाहिक संबंधों की निश्चित संख्या के आधार पर परिवार का आकार सीमित होता है। एक परिवार में कम से कम 3 संबंध, 4 संबंध और अधिक से अधिक 33 संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक नियंत्रण। परिवार के माध्यम से समाज पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, अतः समाज में नियंत्रण स्थापित करने के लिए परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। स्थायी व अस्थायी प्रकृति। परिवार की प्रकृति स्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। किसी सदस्य द्वारा परिवार से अपने आप को सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से अलग कर देने पर परिवार विखंडित हो जाता है, अतः इस आधार पर परिवार की प्रकृति अस्थायी भी हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था। प्रत्येक परिवार की एक आर्थिक व्यवस्था होती है। उस परिवार में रहने वाले सदस्यों में किसी एक सदस्य पर आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का आधार होता है, अर्थात आर्थिक अर्जन के आधार पर परिवार
संचालित होता है, इसलिए परिवार की अपनी एक आर्थिक व्यवस्था भी होती है। वंश नाम, प्रत्येक परिवार का अपना एक वंश होता है। यह वंश या तो पिता के नाम से संचालित होता है या माता के नाम से संचालित होता है, इसलिए उसे मातृवंशीय परिवार या पितृवंशीय परिवार कहते हैं। वैवाहिक, प्रत्येक परिवार में एक वैवाहिक संरचना निश्चित रूप से मिलती है। इसी आधार पर वैवाहिकता भी परिवार की महत्वपूर्ण विशेषताओं में है। सामान्य निवास स्थान, प्रत्येक परिवार के सदस्य किसी न किसी भौगोलिक भू इकाई क्षेत्र पर एक निश्चित परिसर में अपना जीवन यापन करते हैं। जिस परिसर में वह अपना जीवन यापन करते हैं उसे सामान्य निवास स्थान कहा जाता है। प्रत्येक परिवार का अपना एक सामान्य निवास स्थान होता है जहाँ पर वे सभी समूह में रहने वाले सदस्य रहते हैं, सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। अब परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे। परिवार की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत था वह शास्त्रीय सिद्धांत था, और शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो और अरस्तु के द्वारा दिया गया था। इनका मानना था कि परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों का प्रमुख कारण माना गया और पुरुषवादी प्रवृत्ति के कारण ही इस सिद्धांत को पितृसत्तात्मक सिद्धांत भी या शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मॉर्गन ब्रिफाल्ट थे, फ्रेजर थे। इनका मानना था कि प्रारंभ में परिवार जैसी कोई अवधारणा आरंभिक अवस्था में नहीं थी। उस समय यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण भी स्थापित नहीं था। पुरुष और स्त्री किसी के भी साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते थे और इस तरीके से एक जो अवस्था थी वह अवस्था यौन साम्यवाद की अवस्था थी, और परिवार की यही यौन साम्यवाद की अवस्था धीरे धीरे विकसित होकर परिवार में परिवर्तित हुई। एक विवाह का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक वेस्टरमार्क थे। इनका मानना था कि पुरुष स्त्री पर उसी प्रकार से अधिकार रखना चाहता है जिस प्रकार से संपत्ति पर रखता है, इसलिए केवल एक विवाह के सिद्धांत के आधार पर ही परिवार जैसी संस्था का निर्माण या संरचना निर्मित होती है। मेलिनोव्स्की ने भी लिखा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहेगा, और इसी प्रकार यह जो एक विवाह की अवधारणा है ये ही परिवार को निर्मित करती है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, ब्रिफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर में मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया। ब्रिफाल्ट का मानना था कि आरंभ में यौन संबंधों के बहुत अधिक निश्चितता या नियम न होने के कारण बालक अपनी माता को नहीं जानते थे। माता और संतान के संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती थी। पारिवारिक जीवन में पिता का स्थान महत्वपूर्ण नहीं था। वह शिकार की तलाश में अक्सर घर से बाहर रहता था और परिवार का समस्त जो कार्य और भार है वह माता पर होता था। इसलिए परिवार की उत्पत्ति के पीछे माता का बहुत बड़ा योगदान है, और टायलर ने इसी आधार पर अपना यह मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया और यह बताया कि मातृसत्ता ने परिवार की उत्पत्ति हुई है। टायलर ने भी परिवार के आरंभिक स्वरूप को मातृसत्तात्मकता ही माना है। अंतिम जो सिद्धांत है परिवार की उत्पत्ति का वह है उद्विकासीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर, मैकलेलन, लुबॉक टायलर, बेकोफन आदि थे। इनका मानना था कि परिवार, मॉर्गन जैसे समाज मानवशास्त्री ने बताया कि परिवार एक उद्विकास का परिणाम है और यह उद्विकास 4 चरणों के रूप में हमारे सामने आता है और इसके 5 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले मॉर्गन ने कहा रक्त संबंधी परिवार, अर्थात यौन साम्यवाद की अवस्था को मॉर्गन ने रक्त संबंधी परिवार के द्वारा विश्लेषित किया है। दूसरा है समूह परिवार, अर्थात एक पुरुषों का समूह, एक महिलाओं का समूह, और यह पूरा पुरुष और महिलाओं का समूह एक साथ रहता था और किसी के भी साथ यह अपने संबंध स्थापित करते थे, और इस समूह में उत्पन्न संतान में सभी जो पुरुष हैं वह पिता की भूमिका रखते थे और समस्त नारियां माता की भूमिका रखती थी। तीसरा है सिंडेशियन परिवार। एक पुरुष विवाह तो एक स्त्री से करता था परंतु परिवार की अन्य स्त्रियों से भी उसको संबंध बनाए रखने का अधिकार प्राप्त था। इस सिंडेशियन परिवार कहते हैं, अर्थात
रक्त संबंधी परिवार के पश्चात जो अगली अवस्था थी वह समूह परिवार की अवस्था थी। समूह परिवार के पश्चात जो अगली अवस्था आती है वह सिंडेशियन परिवार की अवस्था आती है और इसके पश्चात पितृसत्तात्मक परिवार की अवस्था आती है और एक विवाह परिवार की अवस्था आती है। इस प्रकार से परिवार का उद्विकासीय सिद्धांत आज जो एकल परिवार की अवधारणा है, एकल परिवार की जो अवस्था है, उसकी भी व्याख्या करता है। इस प्रकार आज के हमने व्याख्यान में परिवार का अर्थ, परिभाषा, परिवार की मानवशास्त्रीय विशेषताएं, परिवार की समाजशास्त्रीय विशेषताएं और परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम परिवार के संबंध में अगली अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।